हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन कराया था। तो चलिए आज की क्लास में भी हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमारा क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि भाई अब कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। अब इन सब में आपको कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो अब देखो पहला क्या दिया हुआ है भाई, पहला दिया हुआ है सल्फेट आयन। अब देखो, अब इन सब के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सल्फेट आयन क्या होता है, SO4 2-, ये हमारा क्या है, सल्फेट आयन। अगला क्या है हमारा ये भाई, फास्फेट आयन। तो ये क्या होता है, ये होता है PO4 -3। ये हमारा क्या है, फास्फेट आयन। और आयरन एटम है तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, बस आपको Fe ले लेना है। ठीक, अगला क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या होता है, अब धीरे धीरे चीज़ें आप बच्चों, ये सब चीज़ें जो भी आती जा रही हैं इसको अब धीरे धीरे याद रखना शुरू कर दीजिए। अमोनियम आयन क्या होता है, NH4+। अब देखो एक नया नाम आ गया, क्रोमिल आयन। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, CrO2+2। ये हमारा क्या है, क्रोमिल आयन है। ठीक है, तो अब चलो, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना, और एक एक करके सारी चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं। देखो हमें पहला क्या दिया गया है, सल्फेट आयन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भाई, सल्फेट आयन SO4 -2। अब देखो हमें क्या क्या बताना है इसमें भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना है। ये तीन चीज़ें हमें बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ, सबके जो भी टर्म्स यहाँ यूज हो रहे हैं सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बता देता हूँ। जैसे आपको सल्फर है तो सल्फर का क्या होता है, 16H32। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया भी था आपको। ओके, ये हो गया। ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, 8O16। ठीक, फिर फास्फोरस का 15P31। ठीक, आयरन का 26Fe56। ठीक है, ये हमारा आयरन हो गया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन भी आएगा, तो हाइड्रोजन का 1H1, और आएगा नाइट्रोजन 7N14। ठीक है, अब देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है। देखो प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो सल्फर पे कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा 16 प्लस। एक ऑक्सीजन पे कितने हैं भाई, 8। तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 8, 8 4 जा 32 + 16 क्या आ गया, 48। ये इतने तो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। इतने तो क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये मिल गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहां से देखो, ये क्या है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, गेन किया है। तो पहले अगर ये नहीं होता तो इतने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 48 + 2, दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रॉन की बारी। अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन देखो, यस में कितना है 32 - 16,
तो ये हो गया 16 प्लस अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन है, एक पे कितने न्यूट्रॉन, देखो एक पे कितने न्यूट्रॉन है, 16 माइनस 8 और 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 8, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका 48 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो ये पहला हो गया हमारा, अब चलो दूसरे पे। दूसरा हमारा क्या है भाई, फॉस्फेट आयन PO4-3। अब देखो प्रोटॉन निकालना है, तो वहां देखो फास्फोरस लिखा है 1 है तो हो गया 15, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो वहां पे एक ऑक्सीजन का 8, तो 8 चौक 32, 4 इंटू 8 47, ये क्या हो गया भाई 47। अब देखो अगर ये -3 नहीं रहा होता तो 47 ही इलेक्ट्रॉन हो गए होते, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो ये हो गया 47 + 3, ये भी क्या आ गया भाई 50। ठीक, अब न्यूट्रॉन की बारी, देखो P पे न्यूट्रॉन कितने होंगे 31 - 15, तो ये हो गया 16 प्लस फिर एक ऑक्सीजन पे 8, 4 ऑक्सीजन पे 4 इंटू 8, ये भी कितना आ गया 48। ओके, ये दूसरा हो गया। चलो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है भाई, तीसरा है हमारा Fe, आयरन एटम है, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। आयरन का मैंने एटॉमिक नंबर कितना लिखाया है 26, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने 26, यहाँ कोई गेन या लॉस नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने 26। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो 56 - 26 36, 46, 56 30 न्यूट्रॉन। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए अगले वाले पे, चौथा क्या है भाई, अमोनियम आयन NH4+। अब तो आप समझ गए होगे ना NH4+। चलो N का देखो कितना एटॉमिक नंबर है भाई 7, तो इसका मतलब उसमें 7 तो प्रोटॉन होंगे प्लस H में कितने होते हैं भाई 1, तो इसमें तो आ गए 8 प्रोटॉन। अब लेकिन क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, NH4+ का मतलब NH4+ का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 8 - 1 क्या हो जाएगा 7। ओके, अब चलो अब न्यूट्रॉन की बारी। देखो यहाँ पे 7 14 14 - 7 7 तो न्यूट्रॉन यहाँ हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन 1 - 1 0, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो 7 + 0 = 7। ये हमारा क्या हो गया, 4th पार्ट हो गया। आ जाओ 5वें पार्ट पे। 5वां पार्ट क्रोमिल आयन है। अब मैं यहाँ पे क्रोमियम का नहीं दिया था, दे देता हूँ 24Cr52 मिल गया। अब चलो क्या है CrO2 ओके। चलो क्रोमियम पे भाई इसका प्रोटॉन कितना है 24 प्लस एक ऑक्सीजन पे 8, तो 2 ऑक्सीजन पे 16, 2 × 8 दैट मीन 16, 24 + 16 क्या आएगा 40 प्रोटॉन। अब आ जाओ हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर ये +2 नहीं रहा होता तब तो इतने 40 इलेक्ट्रॉन हो जाते, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्रोटॉन से 2 कम हो जाएगा, 40 - 2 दैट मीन 38 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ओके, अब आ जाओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। क्रोमियम की बात करें 52 - 24
तो आ जाएगा 28 प्लस ऑक्सीजन 8, 8 2 जा 16, 2 into 8 तो 16 प्लस 28, 8 14 4 44। तो इसका मतलब इसमें कितने न्यूट्रॉन्स आ गए भाई? 44 न्यूट्रॉन्स आ गए। तो इस तरीके से देखो, जब भी आयंस के फॉर्म में दिया होगा तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको स्कूल एग्जाम्स में मिलेंगे। ओके, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो बच्चों इसको, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। इरेज कर दिया जाए। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आइसो सीरीज की। आइसो सीरीज की बात करते हैं। अब ये क्या आ गया भाई? आइसो सीरीज। देखो, इस आइसो का क्या मतलब होता है? आईएसओ नहीं है, आइसो। इस आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। अब ये देखो आइसो कहाँ कहाँ आएगा, अब देखना। इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। अब देखो ये क्या है भाई? इसके बारे में तो आप लोग क्लास 10th में पढ़े ही थे, पढ़े थे ना आइसोटोप्स। क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। और इससे हम लोग इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, ये तो हमारा हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नोन एज आइसोटोप्स। आर नोन एज आइसोटोप्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देखो Z, ये क्या होगा? ये सेम होगा, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफर करेगा। एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब A अलग अलग है, Z सेम है, तो अगर आप A माइनस जेड निकालते हो तो ये भी क्या होगा? ये भी डिफरेंट ही आएगा, अलग अलग ही आएगा। तो इसका मतलब है आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। उन एलिमेंट्स को आइसोटोप बोला जाता है जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होते हैं। इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं।
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और एक होता है 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्या नाम होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये हमारा प्रोटियम ड्यूटेरियम है जो कि हैवी वाटर में यूज होता है, D2O, वो वहाँ पे यही हाइड्रोजन होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, 8O16, 8O17 और 8O18। ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 6C12 एंड 6C14। ये 2 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो सबके ये जो जेड हैं ये सब क्या है? सेम है, 1 1 1 1। यहाँ पे देखो 8 8 8, यहाँ देखो 6 6। ये जेड तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर जो है 1 2 3 ये डिफरेंट है, 16 17 18 ये अलग है, 12 14 ये अलग है। और अगर आप देखो a माइनस जेड का डिफरेंस, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ देखो 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ देखो 6, यहाँ देखो 8। तो ये क्या है? अलग अलग हैं। तो आइसोटोप वे होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, या ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो नोट कर लो बच्चों। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आइसो सीरीज में और भी हैं। तो हो गया, नोट कर लिया बच्चों, इरेज किया जाए। ओके। चलिए हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? आइसोटोन्स। देखो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हमने पहला क्या बताया? पहला बताया आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे Pi आया है तो इसका मतलब उसके प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। Pi आया है इसका मतलब उसके प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा है हमारा आइसोटोन्स। अब बच्चे दिमाग लगा लिए होंगे, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो n आ गया। जब n आ गया इसका मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नोन एज आइसोटोन्स। लिख लो, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स elements having same number of neutrons are known as isotones. Are known as isotones, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो। अब ये क्या होगा? यहाँ पे जो जेड होगा ये तो अलग अलग होगा। जेड अलग अलग होने का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स ही अलग अलग हो गए। एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो जेड तो डिफरेंट हो गया और ए भी डिफरेंट हो गया। ए भी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन जो हमारा ए माइनस जेड होगा यही तो न्यूट्रॉन्स होगा, ये क्या आएगा? ये हमेशा सेम आएगा, यही हमारा सेम आएगा। अब इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखो 19K39 ये हमारा क्या है? पोटेशियम है, और 20Ca40 ये हमारा क्या है? कैल्शियम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो एटॉमिक नंबर देखो डिफरेंस है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन
ए माइनस जेड करो, 39 माइनस 19 करो 20 आएगा, 40 माइनस 20 करो ये भी 20 आ गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए, इसलिए ये क्या हो गए, इनको बोला जाएगा आइसोटॉन्स। क्या बोला जाएगा, आइसोटॉन्स। ओके चलो इसको भी नोट कर लो। तो फिर हम लोग तीसरे पे चलते हैं। इरेज किया जाए बच्चों। ओके चलिए अब हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्या है, अब देखो बच्चों क्लिक कर लेंगे, तुरंत सोच लेंगे क्या होगा, आइसोबार्स। अब यहाँ इस वर्ड को लिखते ही उनको समझ में आ गया हो गया कि इसकी डिफिनीशन क्या होगी भाई। देखो दो में, एक में पी आया एक में एन आया, यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया। तो आइसोबार का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो लिख लो, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। वो एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जेड होगा ये तो अलग अलग आएगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो ए होगा, मास नंबर जो होगा, ये क्या होगा, सेम होगा। जब जेड डिफर है तो ए माइनस जेड भी क्या होगा, ये भी डिफरेंट ही आएगा, नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट आएगा। ओके तो ये चीज हो गई। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो एग्जांपल्स में आप जैसे 18 आर्गन 40, आर्गन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, 40 होता है। ऐसे ही आपका क्या लेते हो, कैल्शियम 20 Ca40। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर तो डिफर कर रहे हैं लेकिन मास नंबर सेम है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये आपके आइसोबार्स कहलाएंगे। ओके हो गया, ये समझ में आ गया आपको। तो मतलब जिनके नंबर मास नंबर इक्वल होते हैं उनको आइसोबार बोला जाता है। चलो नोट कर लिया। अब चलो अगला क्या है हमारा फोर्थ जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये क्या है, तो यहां तो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन लिख दिया, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, उनको बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स में लिखें, देखो Na प्लस Mg प्लस प्लस, ठीक है, Al प्लस 3 Ne N माइनस 3 O माइनस 2 F माइनस 1। अब देखो अगर यहाँ पे हम देखें इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग कर रहे हैं, देखो ये Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लूज कर दिया, तो 11 माइनस 1 इसका क्या हो गया,
आ जाओ यहाँ पे, मैग्नीशियम का होता है 12, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसका कितना आ गया 10 हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास होता है 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, आ गया कितना 10। नियॉन का क्या होता है 10 होता ही है। नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो प्रोटॉन तो 7 हो गए, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गए 10। अब आज ऑक्सीजन का क्या होता है 8, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। फ्लोरीन का होता है 9, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। तो देखो सब में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसलिए ये क्या हो गए, ये हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हो गया, नोट कर लिया बच्चों। चलो एक और नोट कर लो, तो ये हमारा आइसो का चीज चक्कर यही खत्म हो जाएगा। 5वां, इसका क्या नाम है, आइसो डाइफर्स। अब ये क्या है, ये तो एकदम अलग टाइप का नाम दिख रहा है, आइसो डाइफर्स। अभी इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वे एटम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट्स के वे एटम्स होते हैं विच हैव द सेम डिफरेंस, जिनका डिफरेंस सेम होता है। किसका डिफरेंस, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो पहले लिख लो, दे आर द atoms of different elements they are the atoms of different elements which have the same difference which have the same difference of the numbers of the number of neutrons and protons, of the number of neutrons and protons। ये थोड़ा अलग है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस जो आता है वो सेम आता है, लेकिन एलिमेंट्स हम लोग को अलग अलग लेने हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लें, देखो 5B11 और 6C13, ये हमने 2 ले लिए, अलग अलग एलिमेंट्स हमने ले लिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो प्रोटॉन यहाँ पे कितना है भाई 5, न्यूट्रॉन कितना है 11 - 5 6। यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं 6, न्यूट्रॉन देखो कितने हैं 13 - 6 7। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस n - p, ये क्या आया 1। यहाँ पे देखो n - p, ये क्या आया 1। तो यही ये सब क्या कहलाते हैं, इनको बोला जाता है आइसोडाइफर्स। एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे आपका 7n15 और 9f19। 7n15 and 9n19, 9f, सॉरी f।
ये देखिए वो नहीं है जो 6 के हमने 2 आइसोटोप बताए थे, 12, 14, ये बीच का कोई एक आइसोटोप होगा। ये भी देखो बेरियम, ये भी आपका नाइट्रोजन 7 and 15 है, तो ये कोई होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये आइसोडाइफर्स है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है भाई 7, न्यूट्रॉन निकालो 15 - 7 8, यहाँ पे प्रोटॉन देखो 9, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालो 19 - 9 10। अब यहाँ पे देखो n - p की वैल्यू निकालो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू 1, और यहाँ पे n - p की वैल्यू निकालो, ये भी कितनी आ गई 1। तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे आइसोडाइफर्स हो गए। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया, चलो अब अगली हेडिंग डालिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट की। डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको पढ़ना है। हम लोग अब क्या पढ़ना चाहते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के पास 2 टाइप की नेचर्स होती है। जो लाइट होती है हमारी, इसके पास 2 टाइप की नेचर होती है। लाइट possess dual nature, that is light possess dual nature। अब कौन से डुअल नेचर है भाई, दैट इज इट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। दैट इज पार्टिकल नेचर एंड दूसरा क्या है, वेव नेचर। तो ये इसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं। लाइट में दोनों नेचर पाए जाते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें कि अब हम वेव नेचर की बात करें, वेव नेचर होता क्या है। देखो, वेव नेचर जो होता है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में। ये क्या होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जो हमारा दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा हमारा क्या है, पार्टिकल नेचर, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आपको समझाऊं। देखो, जैसे मान लो ये क्या है, हमारी हाइट है। ये हमारी क्या है, 10 मीटर की हाइट है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने किया क्या, यहां से एक बॉल छोड़ा, यहां से एक बॉल छोड़ा। अब ये क्या करेगा, अब ये जो बॉल आएगा यहां से यहां तक का हर एक डिस्टेंस, मतलब ये हर एक डिस्टेंस कवर करेगा 0 से 10 के बीच की, 0 से 10 के बीच की हर एक डिस्टेंस कवर करता चला आएगा। ये है कॉन्टिन्यूअस।
ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब 0 से 10 के बीच की ये ऑल वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज लेगा 0 से 10 के बीच में, दैट इज इनफाइनाइट वैल्यूज। और 0 और 10 के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, 0.01, 0.001 सारी वैल्यूज है ना, तो इनफाइनाइट वैल्यूज को ये लेते हुए आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये क्या हो गया भाई, कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये हर एक वैल्यूज को लेके आ रहा है, 0-10 के बीच की हर एक वैल्यूज लेगा। लेकिन जब हम यहां पे बात करें, अब ये भी हाइट 10 मीटर ही है, ठीक, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे कोई बॉल आपने रखी और उसको छोड़ा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ सर्टेन वैल्यूज ही ले रहा है। ये 10 हुआ, यहाँ पहुँचा तो इसने 8 वैल्यू ली, यहाँ पहुँचा तो इसने 6 वैल्यू ली, यहाँ पहुँचा तो इसने 4 वैल्यू ली, यहाँ पहुँचा तो 2 वैल्यू ली, यहाँ पहुँच गया तो 0 वैल्यू ली। तो ये हमारा क्या कहता है, ये हमारी बस कुछ वैल्यूज ले रहा है, 10 ले रहा है, 8 ले रहा है, 6 ले रहा है, 4 ले रहा है, 2 ले रहा है और 0 ले रहा है। तो ये क्या है, ओनली फाइनाइट वैल्यूज। ये क्या कर रहा है, ओनली फाइनाइट वैल्यू ले रहा है, केवल क्या कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा डिसकंटीन्यूअस है। ये हमारा क्या है, डिसकंटीन्यूअस। ये हमारा डिसकंटीन्यूअस है। तो अब जो ये हमारा लाइट होता है, ये हमारा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों रखता है, दोनों टाइप की नेचर इसके पास होती हैं। तो ये नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं और हम लोग एक एक करके सबको पढ़ते हैं। ओके, हो गया, इरेज कर दूं? ओके, चलिए अब अगली रीडिंग डालिएगा। वेव क्या होती है, हम वेव के बारे में जान लेते हैं। अब ये वेव क्या होती है, इससे आप परिचित हो, इससे आप परिचित हो। जैसे जब आप किसी तालाब के पास बैठे होते हो और तालाब में जब एक पत्थर फेंकते हो तो वहाँ क्या जनरेट होती है, वेव्स, वही वेव्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लिए, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी it is the mode of transfer of energy without transference of matter, without transference of matter, बिना मैटर को ट्रांसफॉर्म किए ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, एंड और ये दो टाइप का होता है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का होता है भाई, दो टाइप्स का होता है। आप इसको फिजिक्स में बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, तो मैं यहाँ पे केवल नाम लिखा दे रहा हूँ। क्या क्या टाइप्स होते हैं भाई, दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। कौन कौन सी वेव होती हैं,
एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव, एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव और एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप फिजिक्स में बहुत ही डीप में पढ़ोगे आप। ठीक है, जब वेव्स चैप्टर पढ़ोगे आप तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ पे आप डीप में पढ़ोगे। तो मैं आपको केवल नाम लिखा दे रहा हूँ कि वेव्स क्या होती हैं, जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती हैं लेकिन विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, बिना मैटर को ट्रांसफ़र किए बस ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास के लिए बस बच्चों इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।